Hello, good evening, everybody. So we are doing Dum series Decoding UPSC Mindset for Prelims 2026. हमने इसमें 2024 के पेपर से स्टार्ट किया था, देन डिस्कस 2023 का पेपर 2, 21, 20, 19, 18, 17, 16 और 15 का हमने अप टू 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं. एंड इन टुडेज सेशन वी विल कवर द रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस. और जो ये सीरीज है इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो आपने लिमिटेड नॉलेज एक्वायर की है उस लिमिटेड नॉलेज को पेपर में जाके कैसे एफिशिएंटली यूज कर पाएं, उसके लिए आपको यूपीएससी का माइंडसेट पता होना चाहिए. व्हाट दैट माइंडसेट मींस इज दिस कि एग्जामिनर के पास बहुत ही कम ऑप्शंस होते हैं कि वो अपने क्वेश्चन सेट कर पाए और उसमें स्टेटमेंट सेट कर पाए. भाई आप ये समझें, जब वो स्टेटमेंट सेट कर रहा होगा उसके पास एक तो स्टेटमेंट में सही आंसर होगा, बाकी उसे 3 स्टेटमेंट गलत बनानी होंगी या फिर जो भी स्टेटमेंट है उसे गलत बनाना होगा. अब वो बनाए तो कैसे बनाए कि उसको लगे भी ना कि बच्चे को कि ये गलत है, बिल्कुल आउटराइटली क्या है वो गलत, तो काम ही आसान हो जाएगा, पेपर आसान हो जाएगा. वो कुछ ऐसा बनाता है कि वो लगती सच है पर वो होती गलत है. पर देयर आर फ्यू वेज द एग्जामिनर कैन यूज टू मेक दैट स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट. और वही माइंडसेट को डिकोड करने की ये पूरा का पूरा पीवाईक्यू एनालिसिस दम सीरीज हमने डिस्कस की है. इस पे अराउंड आपके 35 लेक्चर्स हैं. हमने 30 के अराउंड लेक्चर ले लिए हैं, 2-3 और हैं, तो अप्रोक्सीमेट 35 लेक्चर हैं आपके. इसमें 11 साल के पिछले पीवाईक्यू डिस्कस किए गए हैं. दिस इज अ गोल्ड माइन उसके लिए जिसके कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही है डिस्पाइट स्टडिंग अलॉट. बिकॉज फिर आपने जो पढ़ा है वो एग्जाम के हिसाब से नहीं पढ़ा है, एग्जामिनर के माइंडसेट को डिकोड नहीं किया है. वी टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑल्सो कि इस एग्जाम में 20-25 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो आपको एग्जैक्ट ट्रू नॉलेज के बेसिस पे आए होंगे. 25 में तो 30 हो जाएंगे वो. तो बाकी 70 क्वेश्चन कैसे करने हैं, उसमें प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ाएं अपनी कि हमारा वो क्वेश्चन सही हो जाए. दिस इज नथिंग बट अ पीवाईक्यू एनालिसिस की अप्रोच कि एग्जामिनर के हमने 1100 क्वेश्चन देखे हैं, उस 1100 क्वेश्चंस में उसने क्या क्या करने की कोशिश की है, कैसे स्टेटमेंट्स को गलत किया है. दीज पैटर्न्स एल्गोरिदम्स हैव बीन रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स. जब आप ये 1100 क्वेश्चंस को बार बार देखेंगे फिर आपका ट्रस्ट बढ़ेगा कि हां भाई, कि मैं अगर इस तरह सोचता हूं तो मेरे क्वेश्चन के सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. एंड दिस दम सीरीज और अ पीवाईक्यू एनालिसिस अप्रोच, इसको कुछ भी बोल लें, इसमें क्या है कि आप जब 70 क्वेश्चन करेंगे आपके 70-80% क्वेश्चन सही हो जाएंगे. उस 70 में से आपके 50 क्वेश्चन सही हो जाएंगे और बाकी 20 गलत हो जाएंगे, या 45 सही हो जाएंगे, 35 गलत हो जाएंगे. मतलब आप कट ऑफ से 15-20 नंबर ज्यादा ले लेंगे. यही गोल है. ये ऐसा नहीं है कि इट इज अ काइंड ऑफ अ 100% श्योरिटी कि आप दम सीरीज अप्लाई करेंगे तो 100 के 100 क्वेश्चन सही हो जाएंगे. इट इज अबाउट प्रोबेबिलिटी एंड हाउ दैट प्रोबेबिलिटी हैज इंक्रीज्ड बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड द माइंड ऑफ यूपीएससी कि भाई उसके क्या क्या लिमिटेशंस हैं. जब बच्चा एग्जाम में जाता है नॉलेज के बेस पे एज एन एस्पिरेंट और उसके मन में यह भी पता है उसको कि भाई मेरे को एग्जामिनर की भी लूप होल्स पता है, उसके भी तरीके पता है, देन फिर कट ऑफ क्लियर हो जाती है. एंड दिस वाज द अप्रोच ऑफ दैट सीरीज एंड वी हैव टेकन दोस क्लासेस ऑन सिविल विद आकाश यूट्यूब चैनल. उस पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है पीवाईक्यू एनालिसिस सीरीज दम सीरीज, उसमें सारे जाके लेक्चर देखें. अब प्रीलिम्स में 15 दिन ही बचे हैं शेष, तो क्या कर सकते हैं आप, इनमें से लेक्चर्स को देखें थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके ताकि ये आपको समझ में आ जाए. आई होप जो भी लेक्चर देख रहे होंगे उनको ये समझ में आ रहा होगा कि नाउ आई कैन क्लियर प्रीलिम्स विद द लिमिटेड नॉलेज. वी अप्लाइड सो मेनी काइंड ऑफ पैटर्न्स और एल्गोरिथम्स, और आपने ये भी देखा है कि हमारा एल्गोरिथम जब गलत होता है तब भी हमें नहीं डरना है, बिकॉज हम एल्गोरिथम को चेंज नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज हमारा आंसर गलत है, बिकॉज इट इज अबाउट प्रोबेबिलिटी. जहां सही हो रहे हैं वो ज्यादा है, कम वाले कम है, तो गलत जो होंगे उसको भी एक्सेप्ट करना है. दैट इज कॉल ऑफ एल्गोरिथम कि मैं ये पैटर्न को अप्लाई करता रहूंगा जो मैंने सीखा है, फिर मैं ये परवाह नहीं करूंगा कितने सही होंगे कितने गलत. वो अपने आप क्या होगी, प्रोबेबिलिटी 70% होगी. अगर आप आज भी सॉल्व करते हैं उनको अपने माइंडसेट के बेसिस पे तब भी 20-30% सही हो जाते हैं. उस 30 को कैसे 70 तक लेके जाना है, दैट वाज आवर एक्सरसाइज. नाउ लेट्स स्टार्ट 2015 का पेपर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51. 51 में क्या लिखा है, विद रेफरेंस टू द कैबिनेट मिशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट. कैबिनेट मिशन को लेके क्वेश्चन है. अब मुझे आप ये बताएं कि आप पढ़ते हैं कैबिनेट मिशन मॉडर्न हिस्ट्री में, तो जब पढ़ते हैं तो इसमें पहला क्या है, इट रिकमेंडेड अ फेडरल गवर्नमेंट. इट रिकमेंडेड अ फेडरल गवर्नमेंट. इट enlarged the powers of the Indian courts. It provided for more Indians in ICS. भाई कैबिनेट मिशन जब आया था, इट वॉज अ मिशन जिसके बेसिस पे हमारा फ्यूचर ऑफ इंडिया डिसाइड हुआ था. यही कैबिनेट मिशन था ना वो.
अब कैबिनेट मिशन ने भी फेडरेशन की बात की थी, बिल्कुल की थी कि हमारी फेडरल गवर्नमेंट होगी, क्योंकि उस टाइम ये था ना कि भाई मुस्लिम्स कह रहे थे हम इंडिया में रहेंगे, तो सभी को इंक्लूड करना था इंडिया में। तो बेस्ट वे क्या होता है सभी को इंक्लूड करने का? यूनिटरी या फेडरल? ऑफ कोर्स फेडरल। तो इस मिशन ने फेडरल गवर्नमेंट रेकमेंड की थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट आपको यह भी पता होना चाहिए कि इट इनलार्ज द पावर्स ऑफ इंडियन कोर्ट्स एंड इट प्रोवाइडेड फॉर मोर इंडियंस इन आईसीएस। ये डिमांड नहीं, कैबिनेट मिशन का गोल था पॉलिटिकल पावर ट्रांसफर करना। ये काम पहले वाले कर रहे थे कि इंडियंस को ज्यादा लेके आएंगे आईसीएस में, इंडियन कोर्ट्स को ज्यादा पावर देंगे। ये जो पहले चीजें हुई थी तब ये डिमांड थी। कैबिनेट मिशन तो 1945 मतलब 1940s में आया है, उस टाइम तो डिमांड क्या थी? पावर ट्रांसफर की थी। तो आप देखेंगे एग्जामिनर ने क्या किया कि जो बाकी चीजें थी, जो पहले वाली डिमांड्स हैं, इसमें ऐड कर दी। तो मुझे आप ये बताएं, अगर मेरे को ये स्टेटमेंट देखनी हो दोनों और पहली देखनी हो, पहली तो सही है, जैसे ही पहली सही हुई हमारी ये भी गलत है, ये भी गलत, बचा क्या? 1 या 1 एंड 3। मतलब इसका मतलब ये नहीं है ये होगा कि नहीं, हमारे पास ऑप्शन है। हमने देखा कि ये डिमांड तो बहुत पहले रखी गई थी। इनफैक्ट मॉडरेट्स ने ये बात की थी कि इंडियंस को सिविल सर्विसेज में ज्यादा बढ़ाओ। कैबिनेट मिशन में ये बात नहीं की, क्योंकि हम तो इसमें, आप ये सोचो, इसमें पावर ट्रांसफर की बात हो रही है। व्हेन पावर विल बी ट्रांसफर्ड, इंडियंस ही आएंगे उसमें, तो ये तो बात होनी चाहिए ही नहीं लॉजिकली। यहां पे क्या है? पावर ट्रांसफर की बात हो रही है, इसमें इंडियंस को ज्यादा इन्वॉल्व करने की बात ही नहीं है। तो आंसर क्या है इसका? ए। तो आपने क्वेश्चन को फिलोसॉफिकल लेवल पे देखा कि कैबिनेट मिशन का गोल क्या था? पॉलिटिकल पावर ट्रांसफर करना, ना कि इंडियंस को ज्यादा इन्वॉल्व करना। ये बातें तो पहले हो चुकी हैं, अब तो पावर ट्रांसफर करने की बात हो रही है, तो इनकी बात ही नहीं हुई होगी। दैट इज लॉजिक। तो आप फैक्ट्स को ना ऐसे मत सोचें कि क्या पता मैंने ये ना पढ़ा हो। ऑलवेज कीप द लॉजिक एज अ पैरामाउंट रखना है, उसको सुप्रीम रखना है कि माई लॉजिक इज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स दैट आई हैव गैदर्ड। मुझे फैक्ट्स पे भरोसा हो ना हो, मुझे लॉजिक पे पूरा भरोसा होना चाहिए। एंड द क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक एंड नॉट ओनली फैक्ट्स। एंड इन सम क्वेश्चंस लॉजिक्स आर सुप्रीम। ये आप देख रहे होंगे हमारे माइंडसेट से। Which of the following national parks has a climate that varies from tropical to subtropical to temperate to arctic? ट्रॉपिकल भी है, सब ट्रॉपिकल भी है, टेम्परेट भी है और आर्कटिक भी है। आप मुझे बताएं आर्कटिक वाली चीज का मतलब क्या है? वो जो भी नेशनल पार्क होगा बहुत ही हाइट पे होगा। अगर इंडिया में आर्कटिक क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? लैटिट्यूड मिक्स आल्टीट्यूड, मतलब ये हाई आल्टीट्यूड पे होगा अगर ये चीज हाई लैटिट्यूड पे मिलती है तो। अब मुझे बताएं आप ऑप्शंस देख के कि न्योरा वैली, नंदा देवी, कंचनजंगा और नामदाफा नेशनल पार्क, इनमें से क्या आंसर होंगे? न्योरा वैली और नंदा देवी, आप देखेंगे ना कि एक होते ना हमारे हिमालयाज, लेसर, मिडल एंड ग्रेटर एंड ट्रांस हिमालयाज, ये पढ़ते हैं आप। इनमें से जो नेशनल पार्क बिल्कुल टॉप वाले हिमालयाज पे होगा उसमें ये चांसेस ज्यादा हैं। न्योरा वैली और नंदा देवी आप देखेंगे ये तो ग्रेटर हिमालयाज में नहीं है, ये लेसर मिडल हिमालयाज की बातें हैं। कंचनजंगा सिक्किम में है और नामदाफा अरुणाचल प्रदेश में है। अब आपने देखा कि मैं इनको तो मार्क नहीं करूंगा, ये इतनी ऊंचाई पे नहीं है, ना नंदा देवी ना न्योरा वैली। न्योरा वैली तो नाम में क्या है? वैली। न्योरा वैली में नाम में क्या है? वैली, मतलब ये हाइट होगी ही नहीं, मतलब ये हाइट होगी ही नहीं। और आपको चलो ठीक है, आपको ये भी नहीं सोचना क्या पता ये वैली हो हाई आल्टीट्यूड पे, पर हम मानते हैं ना न्योरा वैली जो भी है वो तो हिमालय के फुट हिल्स पे है। क्योंकि जब न्योरा वैली की बात होती है तो आपको समझ में आता है कि न्योरा वैली जो नेशनल पार्क है ये कौन सी स्टेट में, अगर ये भी पता होता आपको, वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल तो वैसे ही ग्रेटर हिमालय में नहीं आता है, ये वेस्ट बंगाल में है, ये तो ग्रेटर हिमालय में आता ही नहीं है, ये तो नीचे वाले हिमालय की बात है। और नंदा देवी उत्तराखंड में, यहां लोग जाते हैं आराम से, तो इतने ग्रेटर हिमालय पे नहीं होंगे। बचा क्या? कंचनजंगा और नामदाफा। यू हैव टू मार्क बिटवीन ए एंड डी, यू हैव 2 ऑप्शंस लेफ्ट, ए है या डी है। अब ए डी में से क्या मार्क करेंगे आप पे है, बस आप देखें सिक्किम का कंचनजंगा या नामदाफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश, कौन सा सुप्रीम टॉप पे है हिमालयाज में, उसमें होगा ये। अब ट्रॉपिकल भी है उसमें, सब ट्रॉपिकल भी है, टेम्परेट भी, आर्कटिक भी, सारे हैं, सारे हैं। टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल एंड आर्कटिक, ये सारे हैं उसमें। मतलब ये जो नेशनल पार्क है ये कुछ ऐसे हिमालयाज में है जो क्या है, ग्रेटर हिमालयाज का पार्ट भी है और मिडिल हिमालयाज में भी आ रहे हैं। यहां आप ये सोच लें कि ये जहां पे भी होगा ये नेशनल पार्क, तो इसका लैटिट्यूड नीचे होगा, ऑल्टीट्यूड ऊपर होगा। अगर इसका लैटिट्यूड भी ऊपर हुआ और ऑल्टीट्यूड भी ऊपर हुआ तो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल दोनों पॉसिबल नहीं है।
तो हिमालय आप देखेंगे जो हमारे नामदाफा वाला है, इट इज नियर द ट्रॉपिक, तो यहां ट्रॉपिक के होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि हिमालय आप देखेंगे ना कि हिमालय ऐसे ही हैं, ऊपर से आते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं आप लाइन मैप्स में। तो जो इधर नॉर्थ ईस्ट वाले हैं वो ट्रॉपिक के पास है, हिमालयास, ईस्टर्न हिमालयास, पर आल्टीट्यूड ऊपर है, तो उसमें चांसेस हैं क्या मिलेंगे आपको, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड आर्कटिक। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, डी शुड बी द आंसर। तो मैं ए क्यों नहीं मार्क कर रहा, बिकॉज कांचनजंगा सिक्किम में है, और सिक्किम वैसे ही क्या है, उसका ट्रॉपिकल हम देखेंगे लैटिट्यूड वो ऊपर है, तो वहां वैसे ही ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल पॉसिबल नहीं है एज कंपेयर टू नामदाफा। हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हमें क्या बेस्ट लगेगा, नामदाफा, तो हम क्या मारेंगे, डी। इसका आंसर भी डी है। अब आप अगर मान लो सिक्किम मार के आ रहे हो कंचनजंगा, तो आप ये सोचें कि यहां पे सिर्फ आर्कटिक की बात नहीं हो रही है, यहां ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल की बात भी हो रही है। तो अगर आपके हिमालय वैसे ही क्या ट्रॉपिक से दूर है, तो वहां पे ट्रॉपिकल तो वैसे ही पॉसिबल नहीं होगा। तो कंपैरिजन के बेसिस पे आंसर क्या होगा, इसका डी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये आज भी न्यूज में है, तब भी न्यूज में होती थी, बड़ी फेमस है कि आपके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एनजीओ है एमनेस्टी इंटरनेशनल, अ ग्लोबल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट। उसके बेसिस पे इसका आंसर बड़ा कॉमन है, सभी को आता होता है। तो तभी तो कह रहे हैं कि 15 वाला जो पेपर है वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा आते थे, अब नहीं है ऐसा। जैसे ये देखें, विद रेफरेंस टू द आर्ट एंड आर्कियोलॉजी हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज मेड अर्लीस्ट, कौन सा अर्लीस्ट बना था। अब इसमें ना क्रोनोलॉजी आपको बहुत बार बताया है कि हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट हो जाती है। मुझे एक चीज बताएं सिंपल सी, लिंगराज टेम्पल एंड रॉक कट मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम। भाई महाबलीपुरम आप पढ़ते हैं तो कौन सी हिस्ट्री में पढ़ते हैं, मिडिवल हिस्ट्री में, मिडिवल में भी लास्ट में पढ़ते हैं कि महाबलीपुरम, पल्लवास ऑफ महाबलीपुरम। मतलब आपको अगर इतना भी पता है कि महाबलीपुरम की अगर बात करें तो ये किससे लिंक्ड है, महाबलीपुरम, महाबलीपुरम इज लिंक्ड विद व्हाट, पल्लवास। अगर पल्लवास की बात करें तो पल्लवास कब आए थे, 8th सेंचुरी एडी में, ठीक है भाई। रॉक कट एलिफेंट एट धौली या लिंगराज टेम्पल, और आपको पता है कि लिंगराज टेम्पल किस डायनेस्टी से एसोसिएटेड है, लिंगराज टेम्पल इज एसोसिएटेड विद विच डायनेस्टी। तो अगर आपको लिंगराज टेम्पल पता है तो आपको डायनेस्टी पता होगी कलिंग डायनेस्टी। कलिंग आर्किटेक्चर में क्या टाइप है ये, कलिंग आर्किटेक्चर का टाइप है ये। और कलिंग आर्किटेक्चर का टाइप और कलिंग आर्किटेक्चर में लिंगराज टेम्पल उड़ीसा में भुवनेश्वर में किसने बनाया होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर डायनेस्टी पता है तो आप निकाल पाएंगे। तो कौन सी डायनेस्टी है ये, सोमवंशी डायनेस्टी। मतलब ये लिंगराज टेम्पल भी बहुत लेटर टाइम पे बना है। तो ये भी कौन सी ईयर का है, ये भी बाद का है, मतलब 10th सेंचुरी के बाद का है। महाबलीपुरम 8th सेंचुरी का है। अब बचे दो ही हैं हमारे पास, रॉक कट एलिफेंट एट धौली और वराह इमेज एट उदयगिरी। उदयगिरी एंड खंडगिरी आप पढ़ते हैं, उदयगिरी केव्स एंड खंडगिरी केव्स। तो उदयगिरी खंडगिरी पहले आता है या रॉक कट एलिफेंट एट धौली। अब इसमें आपको डाउट आ सकता है रॉक कट वाला किसने बनाया होगा, रॉक कट एट धौली किसने बनाया होगा। यहां आप क्या मार्क करेंगे कि आपको क्या मार्क करना है, वो मार्क करना है। अब इसमें देखेंगे ना, रॉक कट एलिफेंट एट धौली, इसमें आप आके उलझ जाते। इसमें अगर आप मार्क कर रहे हैं दोनों को, ये 8th सेंचुरी वाला और 11th वाला, तो गलत है। आपको समझ में आया, धौली रॉक कट की बात हो रही है और वराह इमेज एट उदयगिरी, इन दोनों में से आंसर है। क्योंकि ये बाद में तो नहीं बने हैं, क्योंकि रॉक कट की बात हो रही है, रॉक कट आर्किटेक्चर पुराना है, ऐसा नहीं कि बहुत बाद में बना है। अब ये जो रॉक कट एलिफेंट एट धौली है, अगर आपने अशोका के बारे में पढ़ा हो, ये उनकी डायनेस्टी से लिंक्ड है। मतलब ये बीसी की बात हो रही है, बीसीई की, 3rd सेंचुरी बीसीई की, अगर जिसने ये पढ़ा हो रॉक कट एलिफेंट एट धौली। और ये वराह इमेज एट उदयगिरी, उदयगिरी एंड खंडगिरी आप कब पढ़ते हैं, खंडगिरी केव्स। भाई उदयगिरी और खंडगिरी केव्स आप किस डायनेस्टी से लिंक करते हैं, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो उदयगिरी केव्स या खंडगिरी केव्स किससे लिंक्ड करते हैं आप, बताएं 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 बताएं, कौन सी डायनेस्टी से लिंक करते हैं। भाई आपको पता है दैट उदयगिरी एंड खंडगिरी इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद अ काइंड ऑफ, ये एंशियंट बीसी की बात ही है, ये भी बीसी की बात ही होती है। अब तभी तो इनमें दोनों में डाउट आ गया है, सॉरी, कि मैं बी मार्क करूं या क्या मार्क करूं, डी। अब यहां पे रिस्क है। अब ये क्योंकि बहुत ही क्लोज हैं तो प्रॉब्लम है। आपको पर ये पता लग गया है कि भाई मैं आंसर बी और डी में मारूंगा, क्योंकि ये 3rd सेंचुरी बीसी का है और ये 1st 2nd सेंचुरी बीसी के हैं।
तो सबसे पुराना कौन सा हुआ, ये बी। पर मैं कह रहा हूं आपको नहीं आता बी और डी, कोई दिक्कत नहीं है, पर एटलीस्ट हमारा गोल क्या है, हम ए और डी नहीं, ए और बी सी नहीं मारेंगे, बिकॉज ए और सी हमें पता है लिंगराज टेम्पल बहुत ही लेट टाइम का है और महाबलीपुरम बहुत लेट है, और ये रॉक कट एलिफेंट और जो ये वरा इमेज है उदयगिरी, उदयगिरी नाम से पता है ये एंशिएंट की बात हो रही है, बस ये नहीं पता इससे पहले ये बना है कि नहीं। पर अगर पता होता कि रॉक कट एलिफेंट धौली में अशोका की बात है तो मतलब उदयगिरी से पहले की बात है, तो आंसर क्या होता बी। मतलब हमें इस लॉजिक से पहुंचना है, ये कहना है कि उदयगिरी में क्या पता किसी और ने बनाया हो, नहीं, हम उदयगिरी और खंडगिरी केव्स का ही वो देखेंगे, ईयर कौन सा है, किस ईयर में ये इंपॉर्टेंट है, कब बनी होंगी ये, उस सेंस में हो जाएगा। तो आंसर क्या है इसका, बी इज आंसर, पर एटलीस्ट बी और डी में पहुंच पाते। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ फ्यूडल सिस्टम। अब मुझे बताएं फ्यूडल सिस्टम के एसेंशियल एलिमेंट्स पूछे हैं। अब फ्यूडल सिस्टम के एसेंशियल एलिमेंट्स देखने हैं आपको, तो पहला है a very strong centralized political authority and a very weak provincial or local political authority। भाई फ्यूडलिज्म जहां पे भी आया था, इतना तो हिस्ट्री में पता होगा ना, जैसे जैसे फ्यूडलिज्म का राइज हुआ सेंट्रल पावर वीक होती रही, लोकल रूलर्स स्ट्रांग होते रहे, वही क्या थे, फ्यूडल लॉर्ड्स थे। इसीलिए लोकल लॉर्ड स्ट्रांग हो रहे हैं तो सेंट्रल पावर वीक हो रही है, ये बढ़ रही है, इसको इंटरचेंज किया गया है। और पूरी की पूरी आप देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग एम्पायर के गिरने का लॉजिक भी क्या था, गुप्ता एम्पायर क्यों वीक हुआ, बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ फ्यूडल सिस्टम। अगर इतना भी लॉजिक पता है, दिस इज इनकरेक्ट। इफ दिस इज इनकरेक्ट यू आर लेफ्ट विद 2 and 3 या 3। तो 3 पक्का सही है, देख लेते हैं क्या है। क्रिएशन ऑफ लॉर्ड वेसल रिलेशनशिप बिटवीन फ्यूडल लॉर्ड एंड ओवरलॉर्ड, ऑफ कोर्स ये लैंड के बेसिस पे रिलेशन होते हैं, इसलिए थर्ड सही है। अगला क्या है, इमर्जेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन कंट्रोल एंड पोजेशन ऑफ लैंड, ऑफ कोर्स ये फ्यूडल सिस्टम इज अ सिस्टम बेस्ड ऑन लैंड, ये लैंड के बेसिस पे था। और लॉर्ड वेसल रिलेशनशिप बिटवीन फ्यूडल लॉर्ड एंड हिज ओवरलॉर्ड, ये सिंपल लॉजिकल स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा, वेरी सिंपल, दैट इज आंसर इज गोइंग टू बी बी। बस इतना पता हो ना कि फ्यूडलिज्म में लैंड की बात होती है, तो काम आपका सही हो जाता सेकंड और थर्ड। पहली स्टेटमेंट इंटरचेंज करके लिखी हुई है तो इसलिए वो गलत है। बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप इज मैनेज्ड बाय, ये थोड़ा करना मुश्किल है, देखें इसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे कि भाई बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप, इसमें पहले एक चीज बताएं, हम एक चीज बता देते हैं, कोई भी ऐसा काम आईएमएफ नहीं करता, आईएमएफ का काम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रमोट करना, ऐसे इन्वायरमेंट के काम नहीं करता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूएनईपी एंड वर्ल्ड बैंक। अब बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप, अब ये एक चीज बताएं, कौन बात करता है कि हमें क्या करना है, ऐसा फंड बनाना ताकि फॉरेस्ट बचे रहें, यूएनईपी, वर्ल्ड बैंक और एडीबी। अब ना ऐसे क्वेश्चंस को करना बड़ा मुश्किल है, क्या ये एडीबी का है, क्या ये यूएनईपी का है, क्या ये वर्ल्ड बैंक का है। एटलीस्ट आप बी एलिमिनेट कर देते तो आप इन तीनों में उलझ जाते। तो ये क्वेश्चन स्किप करना है अगर नहीं आता है, आंसर इसका डी है, बट यू कैनॉट सॉल्व इन द एग्जाम हॉल बिकॉज यहां पे डाउट है कि ए बी सी डी में से बी तो कर दिया, ए सी डी में क्या करें। तो ए सी डी में करने के लिए थोड़ा पता होता तो करते, अदरवाइज ये बिल्कुल ब्लाइंड गैस हो जाता, कोई लॉजिक नहीं है इसमें। दैट्स व्हाई दीज क्वेश्चन आर डिफिकल्ट टू सॉल्व। इसमें आप लप्पा लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, उस बेसिस पे नहीं करना है इसको। जैसे अगला देखें कि इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किस किस का मेंबर है इंडिया। एसोसिएशन ऑफ, भाई आपको तो पता ही है ना, एशियान का मेंबर इंडिया थोड़ा ना, एशियान में तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आती हैं, 10 हैं जो, इसमें इंडिया तो आता ही नहीं है, तो 2 तो वैसे काट देते हैं, तो बचा क्या 3 या नन, मतलब एशिया पैसिफिक का मेंबर तो है ही नहीं है, ये बोल रहे हैं एपेक का मेंबर नहीं है, चलो इसने अपने आप ही बोल दिया। लास्ट देखते हैं ईस्ट एशिया समिट। अब मुझे बताएं जो एशियान प्लस कुछ कंट्रीज होती हैं, कुछ कंट्रीज हैं वो मिलके क्या बनाती हैं, ईस्ट एशिया समिट। तो इसमें कौन आता है, इंडिया आता है, बिल्कुल आता है, तो आंसर क्या है इसका बी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया एशियान का मेंबर नहीं है, उसके बेसिस पे आप पहुंचे 2 ऑप्शन में, नन या 3। आपने देखा ईस्ट एशिया समिट में वो क्या होती है, एशियान कंट्रीज हैं और साथ में कुछ और कंट्रीज होती हैं, उसमें इंडिया भी होता है। जैसे आरसीईपी ना, आरसीईपी क्या होती है, एशियान प्लस 6 कंट्रीज। तो उसके बेसिस पे देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत तो पड़ा होता है कि ईस्ट एशिया समिट में इंडिया पार्टिसिपेट करता है, बिकॉज वो एशियन और बाकी कंट्रीज एशिया वाली साथ में इन्वॉल्व होती हैं। ये नॉलेज है ये, पर एटलीस्ट आप 2 में पहुंच जाते हैं, बी और डी में, बाकी आप नॉलेज के बेस पे करेंगे। और इतना पढ़ना बिल्कुल, और एक क्वेश्चन क्या सही होना चाहिए था, बिल्कुल सही होना चाहिए था। अगर आपने ईस्ट एशिया समिट नहीं पढ़ी है
मतलब आप आईआर के करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि हर साल होती है ये, और इंडिया इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करता है, और इंडिया के लिए एशियान वैसे ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये न्यूज में भी बहुत होता है। इन इंडिया द स्टील प्रोडक्शन रिक्वायर्स द इंपोर्ट ऑफ, इंडिया में स्टील बनानी है तो हम क्या इंपोर्ट करते हैं? रॉक फॉस्फेट, साल्ट पियर, कोकिंग कोल और ऑल ऑफ द अबव। अब मुझे बताएं, स्टील जो बनता है, अब आपको ये पता होना चाहिए था, इन इंडिया द स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री रिक्वायर्स द इंपोर्ट ऑफ, किसका इंपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है? अब आपको पता ना, एक कोकिंग कोल होता है, ये 500 बार आया है कि इंडिया कोल को, कोकिंग कोल को बड़ा इंपोर्ट करता है, ये तो आपको पता है। और स्टील बनाने के लिए कोल चाहिए होता है, और वो क्वालिटी भी क्या होती है? अच्छी होती है। तो आंसर कोकिंग कोल तो पक्का ही है। अब ये इंपोर्ट करता है, रिक्वायर्स द इंपोर्ट ऑफ दिस, अब वर्ड है रिक्वायर्स द इंपोर्ट, इंपोर्ट नहीं पूछा, बोला किस चीज का इंपोर्ट करना इंडिया की रिक्वायरमेंट है, ये पूछ रहे हैं। सॉल्ट पीटर, रॉक फॉस्फेट, कोकिंग कोल और ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आंसर क्या बचता है? इसमें आंसर बचता है कि कोकिंग कोल तो पक्का ही आंसर है, बिकॉज स्टील की इंडस्ट्री में कोल चाहिए होता है, वो भी हाई क्वालिटी का कोकिंग कोल, और कोकिंग कोल हम इंपोर्ट करते हैं, पहले पीवाईक्यू में आया हुआ है। अब मैं सी लगाऊं या डी लगाऊं, तो डाउट था इसमें भी, तो दिस क्वेश्चन हैज टू बी स्किप्ड, कि भाई सी तो पक्का है, पर क्या पता बाकी हो, तो डी लगाऊं या सी लगाऊं, दो में ऑप्शन है। तो आपको समझ में आया कि या तो सी आंसर है या डी है, इनमें से कोई एक आंसर तो नहीं है। तो ये भी लगा सकते थे और सी भी, पर आपको पता है ना कि रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये इंडिया में होंगे, आराम से होंगे। इंडिया में रॉक्स हैं, बहुत हैं, रॉक में फॉस्फेट होता है, होता है, तो इंडिया में रॉक फॉस्फेट होगा, बिल्कुल होगा। आप ये सोचे ना, इंडिया में रॉक्स हैं, बिल्कुल, और रॉक्स में क्या होता है? सल्फर और फॉस्फेट, तो इंडिया में रॉक फॉस्फेट भी होगा। तो हम इसकी रिक्वायरमेंट क्यों इंपोर्ट करने की? तो इंडिया में खुद भी है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे पास नहीं है? वो कुकिंग कोल पक्का है, तो क्या आंसर लगाते? सी आंसर लगाते हैं इसका। थोड़ा सा सोचना पड़ता और जाके आगे। द प्रोविजन ऑफ इन द 5th and 6th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर मेड इन ऑर्डर टू, 500 बार आ चुका है पहले ये, कि 5th शेड्यूल का क्या पर्पस है, 6th शेड्यूल का क्या पर्पस है। तो क्यों लेके आए थे हम 5th 6th? ट्राइबल्स के लिए, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और उसमें अलग अलग पावर हैं। 6 में बनती है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, 5th में बनती है जो हमारी जो क्या है, यहां बनती हैं ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, और यहां पे क्या बनती हैं? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स। पर दोनों में इन्वॉल्व क्या है? ट्राइबल्स ही इन्वॉल्व हैं। वो बात अलग है कौन कौन सी स्टेट के, पर यहां पे ट्राइबल्स इन्वॉल्व हैं। आया समझ में यहां तक? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60। अब इस 60 क्वेश्चन को देखें आप। विद रेफरेंस टू यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आप इस क्वेश्चन को देखें कि भाई कौन कौन से यूनियन गवर्नमेंट्स के स्टेटमेंट्स इसमें सही हैं। इसमें बताएं, इसका आंसर बताएं, जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 60। तो क्या है इसका आंसर जो हम कर रहे हैं? इसका आंसर क्या है 60 का? विद रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट दैट इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। यहाँ डिपार्टमेंट मेंशन्ड है, मतलब मिनिस्ट्री मेंशन्ड है,
तो क्या मिनिस्ट्री सही होती है हमेशा? हम देखेंगे भाई ये गलत भी हो सकती है। मुझे बताएं, अगर आपको बजट बनाना है तो उसमें रेवेन्यू भी आता है और एक्सपेंडिचर भी आता है, तो अकेला डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू बजट क्यों बनाएगा? हमने मिनिस्ट्री को गलत मान लिया। हमारी assumption क्या होती है पैटर्न के बेसिस पे कि मिनिस्ट्री इज रॉन्ग, फिर हम लॉजिक भी अप्लाई करते हैं। भाई बजट में दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं ना, रेवेन्यू भी और एक्सपेंडिचर भी, फिर अकेला डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू वाला क्यों बनाएगा इसको? तो हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। नो अमाउंट कैन बी विथड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो भाई पहला स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, कोई और डिपार्टमेंट होगा, क्योंकि मिनिस्ट्री वैसी गलत होती है। तो 60 का जो आंसर है, पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। जैसे ही पहला गलत किया तो यू आर लेफ्ट विद बी एंड सी, क्योंकि यहां तो गलत हो गए। तो 2 पक्का सही है, 3 देखते हैं। नो अमाउंट कैन बी विथड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो भी पैसा निकालना है पार्लियामेंट के अप्रूवल के नहीं निकालना। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव की पार्लियामेंट पे, पैसे को लेके पक्का ही है। ऑल द डिस्बर्समेंट मेड फ्रॉम पब्लिक अकाउंट ऑल्सो नीड द ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ऑल द डिस्बर्समेंट फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट। भाई पब्लिक अकाउंट में फर्क ही होता है, पब्लिक अकाउंट का पैसा पब्लिक का होता है, तो पार्लियामेंट से नहीं पूछना है। अगर गवर्नमेंट ने आपसे पैसा लिया इन एनी स्कीम तो वो आपको वापस करना है, पार्लियामेंट से पूछना नहीं है। पार्लियामेंट ने मना कर दिया तो आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा, तो इट इज इलॉजिकल। तो ये थर्ड गलत है, तो बचा क्या, 2। तो आंसर इज सी। तो 60 का आंसर क्या है, सी। 61, हु या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हु या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द लोकसभा सेक्रेटरीट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और आपको पता है कौन बचाता है संविधान को? भाई मुझे एक चीज बताएं, संविधान को बचाने का जो है जिम्मा वो किसके है? एग्जीक्यूटिव बचाता है? नहीं भाई। पार्लियामेंट बचाता है? नहीं। ये तो सुप्रीम कोर्ट है जो बताती है किसको, कि हमारा संविधान का बचा रहे, उसकी सुप्रीमेसी बनी रहे। कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट अ कोर्ट। आप एंड में कहां पे जाते हैं? अगर संविधान वॉल्ट होता है तो कोर्ट में जाते हैं, तो उसके बेसिस पे ये ऐसे है। आया समझ में? तो नेक्स्ट इज 62 नंबर क्वेश्चन। 62, consider the following statements. The accelerated irrigation benefits program was launched during the 1997 to provide loan assistance to poor farmers. The command area development program was launched in 1974-75 for the development of water use efficiency. अब ये दोनों पॉइंट्स देखें। पहला देखें, accelerated irrigation benefits program was launched to provide loan assistance to poor farmers. कमांड एरिया डेवलपमेंट वाज लॉन्च फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी। अब दोनों स्कीम अपना ईयर छोड़ दें, ईयर कभी गलत नहीं होंगे यहां पे। आप बस ये देखना कि ये स्कीम का गोल ये हुआ कि नहीं हुआ, ये स्कीम का गोल ये हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप इस बेसिस पे लगाएं तो एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम वाज लॉन्च टू प्रोवाइड लोन असिस्टेंस टू पुअर फार्मर्स। भाई आपको इरिगेशन के जो बेनिफिट दे रही थी सरकार, उसको एक्सेलरेट करना है। अब इरिगेशन के काम को एक्सेलरेट करना है तो आप लोन असिस्टेंस दे रहे हो किसको? पुअर फार्मर्स को। अब मुझे बताएं, इरिगेशन वाला जो काम होता है, आप इरिगेशन प्रमोट कर रहे हैं, इरिगेशन के आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फार्मर को क्या देना? आपको कैनाल बनाने हैं, आपको कुछ भी बनाना है, फार्मर को क्यों पैसा देना? वो तो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही होगी। जो भी आपका पानी खेत तक लेके जाना है, उसमें फार्मर को क्यों लोन देना? लोन तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को देगी। तो यहां पूरे फार्मर्स को लोन देना गलत बात है ना। इरिगेशन के लिए कभी लोन नहीं दिए जाते। इरिगेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बना रहा है? गवर्नमेंट बना रही है। 1960 में, 1996 में, 97 में इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा होगा, डैम से लिंक कर रहे होंगे, कैनाल बना रहे होंगे, तो वो फार्मर को पैसा क्यों देना उसमें? वो तो प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट के। तो ये गलत है। द कमांड एरिया डेवलपमेंट वाज लॉन्च्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी। भाई कमांड एरिया डेवलपमेंट और कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब क्या है? एरिया डेवलपमेंट। एरिया डेवलपमेंट मतलब कोई मान लो एक रिवर है, उसका एक बेसिन एरिया है, उस एरिया को डेवलप करना है। और आपको पता है कि कमांड एरिया डेवलपमेंट में इरिगेशन की बात हो रही है। अब जहां पे भी इरिगेशन की बात होगी उसमें डेवलपमेंट ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी की बात होगी या नहीं होगी? आपने ऊपर देखा कि एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम में इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स को बनाना है, तो वहां फार्मर को पैसा देने का कोई मतलब नहीं, और पुअर फार्मर को तो मतलब ही नहीं है। फार्मर्स जो कर रहे होंगे इसमें इन्वेस्टमेंट वो रिच फार्मर ही होंगे। पुअर फार्मर के पास तो कहां से इरिगेशन वाला इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा? उसको हम क्यों दें लोन्स?
और हम एक्सेलरेट कर रहे हैं किसको, जो हमने पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट किए होंगे उनको एक्सेलरेट कर रहे होंगे। और वो प्रोजेक्ट्स के लिए आपको किसको पैसा देना है, प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना है, ना कि फार्मर्स को देना है। और कमांड एरिया में हम इरिगेशन की बात करें और इरिगेशन में वाटर यूज एफिशिएंसी के होने के चांसेस क्या है, ज्यादा है, बिकॉज बड़ा जेनरिक टर्म है वाटर यूज एफिशिएंसी। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तो आंसर इज बी इज द आंसर। इस बेसिस पे यहां पहुंच पाते, ईयर गलत नहीं है, बस कि इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव जो लिखा हुआ है वो लिखे से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वर्ड एसोसिएशन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी, जीईएसी। आपको पता है कि ये कमेटी का काम क्या होता है कि कोई भी जीएम क्रॉप्स अगर एनवायरमेंट में लेके आनी है तो उनसे पूछना पड़ेगा। तो ये पार्ट भी किसका होगा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का, कि जीएम क्रॉप्स का एनवायरमेंट पे इंपैक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर क्या है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। In the Mekong Ganga Cooperation, an initiative of 6 countries, which of the following is not a part of Mekong Ganga Cooperation? तो मुझे बताएं कौन से कंट्रीज मेकॉन्ग से या गंगा से बहुत दूर है। अगर आपको यह पता लग गए तो आप आंसर निकाल देंगे इसका। अब देखें ऑप्शन, देखें नीचे क्या है, ये ऑप्शन हैं, ये लिए हुए कौन कौन से, 1 2 3 4 1 3 या 1 2 5। तो पहला है बांग्लादेश, कंबोडिया, चाइना, म्यांमार, थाईलैंड। बांग्लादेश, कंबोडिया, चाइना, म्यांमार, थाईलैंड। तो ये 1 2 3 4 1 3 1 2 5। अब आप बताएं मुझे इनमें से कौन से नहीं है, वो पूछा है। और मेकॉन्ग रिवर कहां से आती है वो देखें। भाई गंगा रिवर बांग्लादेश से लिंक है कि नहीं है, गंगा रिवर बांग्लादेश से लिंक है कि नहीं है। अगर वो उससे लिंक्ड है तो आप देखें गंगा आंसर होगा कि नहीं होगा। तो आप इसमें ये ऐसे करने की कोशिश करें कि मैं देखता हूं कि कौन से मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन के 6 कंट्रियां उसमें पार्ट नहीं है। तो आपने देखा मैं बांग्लादेश को लिंक करूंगा कि बांग्लादेश किसका पार्ट है, गंगा से लिंक कर रहा है बांग्लादेश, हाँ जाती है ना गंगा रिवर बांग्लादेश में। तो मैं मारूंगा ये है, तो है, उसने पूछा कौन से नहीं है, तो 1 तो है, तो 1 तो है, तो आंसर क्या बना 2 3 4। पर प्रॉब्लम ये है अगर आपने मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन नहीं पढ़ी है, सिर्फ रिवर के बेसिस पे कर रहे हैं, तो ये आंसर नहीं होने वाला है। तो जिसने ये लॉजिक लगाया ना कि मैं मारूंगा बांग्लादेश तो यहां पार्ट होगा, तो आंसर क्या आ गया 2 3 4। पर आप जाके देखो 2 3 4 आगे कि भाई चाइना, कंबोडिया और म्यांमार, तो इसमें से रिवर देखेंगे तो कौन सी जाती है, मेकॉन्ग रिवर जाती है, तो इसमें से मेकॉन्ग रिवर जाएगी, कंबोडिया से मेकॉन्ग रिवर जाती है, तो आपका आंसर क्या नहीं होगा, 2 3 4 नहीं होगा। तो आपको समझ में आया कि भाई ये जो बॉडी दी हुई है अगर मैं रिवर के हिसाब से देखूंगा तो मेरा आंसर नहीं आएगा, बिकॉज सारी जो कंट्रीज गंगा से एसोसिएटेड हैं या मेकॉन्ग से एसोसिएटेड है वो इसका पार्ट नहीं है, सिर्फ 6 कंट्री पार्ट है। तो आपको समझ में आ गया कि भाई मुझे ये क्वेश्चन अगर आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, मैं रिवर के बेस पे नहीं कर पाऊंगा। तो अगर पहले आप मार्क कर रहे थे क्या इसका आंसर 2 3 4, फिर आपने देखा 2 3 4 चेक करता हूं, फिर देखा नहीं भाई वो भी गलत है, तो ये दिक्कत आ जाएगी। तो आपको समझ में आएगा कि इसका कौन से पार्ट नहीं है, ना बांग्लादेश पार्ट है, ना चाइना पार्ट है, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड का पार्ट है, और इंडिया भी पार्ट है, पर 1 और 3 आर नॉट पार्ट। तो आंसर क्या है इसका, सी। पर ये आपसे होना नहीं था, आया समझ में। तो ये 64। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 65। 65 ठीक है। तो इसका बताएं 65 का। तो ये क्वेश्चन नहीं होने वाला था भाई। तो आपने अगर एक क्वेश्चन ऑप्शन पे पहुंचे हो उसके बाद आपको डाउट आ गया है कि भाई 2 3 4, फिर डाउट आया 2 3 4 भी गलत है, तो आप ये छोड़ देते हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं है मेकॉन्ग गंगा के नाम, तो वो स्पेसिफिक नाम्स हैं, ब्रॉड लेवल पे नहीं हो रहे हैं, तो स्किप करने वाला क्वेश्चन बन जाता है अगर नॉलेज के बेसिस पे नहीं कर पा रहे हो तो। बेसल 3 अकॉर्ड और सिंपली बेसल 3 ऑफन सीन इन न्यूज सीक्स टू, आप पता है कि बेसल 3 नॉर्म्स होते हैं, बैंक्स को कैपिटल मेंटेन करके रखनी होती है, कि बैंक्स को कैपिटल मेंटेन करके रखनी होती है। तो उस सेंस में क्या आंसर आएगा इसका कि डेवलप नेशनल स्ट्रेटजीज फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल, नहीं भाई, ये किससे लिंक्ड है, बैंकिंग सेक्टर्स एबिलिटी टू डील विद फाइनेंसेस, ना ग्रीन हाउस से ना ट्रांसफर टेक्नोलॉजी से। बेसल 3 नॉर्म्स का आपको सिंपल फंडा पता है कि बेसल 3 नॉर्म्स आर रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो आंसर इसका क्या आ गया, बी इज द आंसर। 66 द विंड्स विच ब्लो बिटवीन
30 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स आर नोन एज वेस्टर्लीज। भाई आप मुझे सिंपल सा बताएं, 30 डिग्री नॉर्थ आपने ड्रॉ किया, 30 डिग्री नॉर्थ तो आपने ऐसे ड्रॉ किया, ये है 30 डिग्री नॉर्थ और नीचे क्या है 60 डिग्री साउथ। इसमें जो सारी विंड चलती हैं ये एक ही है भाई, इसमें आपको पता नहीं इक्वेटर आता है फिर एक और आता है, विंड्स की डायरेक्शन चेंज होती है ना। तो 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ की तो बात ही नहीं है इसमें, तो ये नंबर ही गलत दे दिए हैं। आपको पता है इतना बड़ा आ गया है, इसमें तो 3 तरह की विंड्स चलती हैं, तो ये तो गलत है। द मॉइस्ट एयर मासेस दैट कॉजेज विंटर रेन्स इन नॉर्थ वेस्टर्ली रीजन ऑफ इंडिया आर पार्ट ऑफ वेस्टर्लीज। तो जो हमारे नॉर्थ वेस्ट में इंडिया में रेन होती है, यहाँ पे रेन होती है, वो कहां से होती है आपको पता ना, बाहर से उधर से विंड आ रही होती है वेस्टर्लीज, उसी के कारण होती है। तो विंड्स आ रही हैं तो वेस्ट से आएंगे, तो वो होती भी क्या है वेस्टर्लीज। आंसर क्या है, बी इज द आंसर। इसका आंसर क्या है, बी इज द आंसर 66 का। नाउ 67, with reference to Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation, consider the following statements. It was established very recently in responses to incidents of piracy and accidents of oil spills. कि अभी बनी है ये। It is an alliance meant for maritime security only. आपको 500 बार बताया है कि भाई अगर बोलते हैं कि सिर्फ ये मैरिटाइम सिक्योरिटी के लिए, ऐसा नहीं है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन गोल बड़ा ब्रॉड होता है, ओनली वर्ड गलत होता है। तो ये क्या होगी ये स्टेटमेंट, दिस इज इनकरेक्ट। और ये कह रहे हैं अभी बनी है ये पायरेसी और एक्सीडेंट ऑफ ऑयल स्पिल्स को लेके। अब रीजनल कॉर्पोरेशन है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, रीजनल कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं, क्या सिर्फ पायरेसी और ऑयल स्पिल को लेके करेंगे? हमने अभी बनाई है ये, पहली बात तो इतना पता होता ना कि ये हम पढ़ रहे हैं कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन बहुत पुरानी है, रिसेंटली नहीं बनी है। तो रिसेंटली मतलब अभी, वेरी रिसेंटली। वर्ड क्या है, तुम भाई रिसेंटली लिख दो, तुम रिसेंटली लिख दो ना। वर्ड क्यों, एडजेक्टिव क्यों ऐड किया वेरी? बिकॉज आपको पता है कि अभी नहीं बनी है, तो आप लिख दो इट इज वेरी रिसेंटली बनी है। तो ये क्या गलत है? तो जहां पे स्टेटमेंट में कोई एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करना पड़े एडजेक्टिव, तो फर्क हो जाए कि वहां पे गेम खेली जा रही है। ये बनी बहुत पुरानी है, क्या बोलेंगे अभी अभी बनी है, बस वेरी रिसेंटली। रिसेंटली लिखता तो डिबेट हो सकती थी, कौन सा रिसेंट, वेरी रिसेंटली क्लियर हो गया, अभी अभी बनी है, पर बनी बहुत पुरानी हुई है, तो ये भी गलत है। तो आंसर क्या है इसका? आंसर इज डी इज द आंसर, नाइदर 1 nor 2 is correct. Which one of the following movements has contributed to a split in the Indian National Congress, resulting in the emergence of moderates and extremists? साफ साफ पता है, स्वदेशी मूवमेंट को लेके कहानी स्टार्ट हुई थी। जो हमारी ये भी पता ना ईयर कौन सा था, 1905। और यार बाकी जो ईयर हैं बहुत दूर हैं, 5 वाला ईयर कौन सा है जो स्वदेशी मूवमेंट का है? तो ए इज द आंसर। इन अ पर्टिकुलर रीजन इन इंडिया, द लोकल पीपल ट्रेन द रूट्स of living trees into robust bridges across the streams. As the time passes, these bridges become stronger. These unique living root bridges are found in, नहीं पता है ना करना था, अब बता देते हैं। इसका आंसर मेघालय है, पर आपको ये क्वेश्चन देख के सोचना भी नहीं था। लिविंग रूट ब्रिजेस कौन करता होगा? आप सोचेंगे ट्राइब्स करती होंगी, तो ट्राइब तो फिर हिमाचल प्रदेश में भी रहती हैं, तो ट्राइब के बेसिस पे कर पाएंगे तो मेघालय और हिमाचल में दोनों में आंसर आएगा। तो क्या करेंगे, झारखंड में भी ट्राइब्स हैं, तो आपको क्या पता भाई ये क्या बना रहे हैं, हम ब्रिजेस बना रहे हैं। हाँ आपने सुना होगा, बच्चे ने ये दिमाग लगा सकते हैं कि हमने ये काम कहां पे देखे हैं, हमने ये काम देखे हैं हिली एरियाज में, कि ये जो ब्रिज बनते होते हैं रिवर के आसपास, ये हिली एरिया में ट्राइबल लोग करते हैं, लोकल लोग करते हैं। तो आंसर हिमाचल और मेघालय में आ जाता। पर अगर ये कर पाएंगे तो फिर आंसर ए और बी में आएगा। अगर आपको ये लॉजिक पे क्या है, इतनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है कि मैंने रूट ब्रिजेस मतलब रिवर के ऊपर जो ये बनाए होंगे रूट ब्रिजेस, ये काम ट्राइबल और इंडिजिनियस लोगों के हैं, तो मेरे को ये हिली एरिया में देखे हैं मैंने, तो मैं आंसर क्या मार्क करूंगा, हिमाचल प्रदेश या फिर मेघालय। तो आंसर क्या इसका, मेघालय। पर ये रिस्क टेकिंग पे था कि मैं ए और बी से क्या मार्क करूंगा। पर अगर आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं, देन स्किप दिस क्वेश्चन, इट्स बेटर। पर अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा है, फिर आप सभी में ज्यादा रखेंगे, वे चेंज नहीं करेंगे बीच बीच में। टाइड्स अकर इन द ओशंस एंड सीज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग? क्यों होती हैं टाइड्स? आपको इतना फंडा क्लियर है कि टाइड्स होने के रीजन क्या होते हैं? तो एक तो ग्रेविटेशन ऑफ द सन और ग्रेविटेशन ऑफ द मून, वही घूमते होते हैं ना सन और मून का रोटेशन, तो दोनों का क्या हुआ, ग्रेविटेशन फोर्स। और एक अर्थ का भी क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अर्थ रोटेट करती है तो पानी भी ऑपोजिट रोटेट करता है, ये आपको पता है। कल हमने देखा था, जैसे अर्थ मूव करती है तो इक्वेटोरियल करंट मूव करते हैं, तो पानी मूव करेगा, पानी से टाइड्स आती हैं। तो आंसर क्या है इसका, डी 1, 2 एंड 3। सिंपल लॉजिक। सन और मून की ग्रेविटेशन फोर्स तो आप वैसे ही पढ़ते होते हैं जब आप टाइड्स की डायग्राम बनाते होते हैं। तो अगर दोनों बॉडीज को हम देख रहे हैं तो उनका ग्रेविटेशन फोर्स भी उसको इंपैक्ट कर रहा होगा, तभी उसको बना रहे होंगे। 71 का आंसर देखते हैं। 71, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स आर यूज्ड? भाई मुझे बताएं, रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या? आपको कुछ सेंस करनी है।
सेंस का मतलब क्या है, आपको क्रॉप की प्रोडक्टिविटी देखनी है, आपको ग्राउंड वाटर के रिसोर्सेज को लोकेट करना है, आपको मिनरल एक्सप्लोरेशन करना है। बाई रिमोट सेंसिंग में सेंस करना है, टेलीकम्युनिकेशन नहीं करना है। रिमोट सेंसिंग मतलब चीजें देखनी, कम्युनिकेशन में वेव ट्रांसफर करनी, दोनों में फर्क है। तो आपको समझ में आता, 4 तो आंसर नहीं है। 4 नहीं है तो क्या बचा, 1 2 3 या 1 2? ये तो गलत हो गए। 1 2 पक्का सही है, 1 2 पक्का सही है। तो मुझे बताओ, ग्राउंड वाटर कर लिया तो मिनरल कौन रोक रहा है? अगर आपने क्रॉप कर लिया तो 1 2 3 आर इन सिंक विद ईच अदर। तो आंसर क्या है, 1 2 एंड 3। ना ट्रैफिक स्टडीज होती है, ना टेलीकम्युनिकेशन होता है। और इतना पक्का पता है आपको कि रिमोट सेंसिंग में कुछ सेंस की जाती है, आपको मिनरल्स लोकेट करने हैं, आपको क्रॉप की प्रोडक्टिविटी देखनी है, आपको ग्राउंड वाटर देखना है, आपको कम्युनिकेशन करनी है। तो रिमोट सेंस नहीं कर रहे आप उसमें, तो आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो क्या डाटा को। वो कम्युनिकेशन अलग चीज होती है, वो रिमोट सेंसिंग नहीं होती है। तो 4 काटते ही क्या बचा, 1 2 3 एंड 1 2। तो आंसर क्या है, 1 2 एंड 3। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड मिजोरम। इन विच ऑफ द अबव स्टेट्स डू ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट अकर? कौन कौन सी स्टेट्स में ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं? अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में और मिजोरम में। भाई मुझे एक चीज बताएं, आपने ये तो पढ़ा होगा कि ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट या तो वेस्टर्न घाट में होते हैं या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में होते हैं। अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में होते हैं तो मुझे बताओ उसमें क्या आते हैं, अरुणाचल आते हैं और मिजोरम आते हैं? बिल्कुल सही, 1 3 इज करेक्ट। 2 हिमाचल में आते हैं? बिल्कुल नहीं आते हैं। वेस्टर्न घाट्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो आंसर इज 1 एंड 3। 72 का आंसर क्या है, सी इज द आंसर। इंड आर्क, द टर्म इंड आर्क समटाइम इन न्यूज इज द नेम ऑफ। अब ना इंड आर्क में क्या है, इंडिया है वर्ड, इंड में मतलब इंडिया का है वर्ड। तो देखें, इंडिजीनियसली डेवलप्ड रडार सिस्टम, इंडिया सैटेलाइट, साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट, इंडियाज अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी। अब यहां वर्ड इंड आर्क है तो यहां पे इंडिया तो आएगा ही आएगा, इंडिजीनियस वर्ड तो आएगा ही आएगा। अगर वो वर्ड आएगा तो वो कहां पे आ रहा है, या तो यहां आ रहा है, या यहां कहां पे आ रहा है, यहां पे, यहां कहां पे आ रहा है, यहां पे। अब मुझे बताओ सिमिलर साउंडिंग ऑप्शन कौन से हैं, आर्कटिक रीजन और अंटार्कटिक रीजन, यही है। अब मुझे बताओ अगर एग्जामिनर ने अंटार्कटिक रीजन लिखा, उसे आर्कटिक क्यों लिखना पड़ा, कुछ और क्यों नहीं बनाया? क्योंकि अंटार्कटिक और आर्कटिक में ही आंसर है। अब बताएं, इंडिया कहां जाता है, आर्कटिक में जाता है, काम करता है डेवलपमेंट, या अंटार्कटिक में? कहां पे ज्यादा एक्टिव है, आर्कटिक में। बनाता ना हमने स्टेशन बनाया है, रिसर्च स्टेशन। तो आंसर क्या हुआ इसका, इंडिया अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी टू साइंटिफिकली स्टडी द आर्कटिक रीजन। तो आपने पहले देखा सिमिलर साउंडिंग ऑप्शन कौन से हैं, वो हैं सी और डी। और उसमें कौन सी ज्यादा पॉसिबिलिटी है, डी की। अगर मार्क करना ही है सी डी में से, कौन सा करेंगे, डी करेंगे। इट इज ऑल्सो हाई रिस्क क्वेश्चन, बट इफ योर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इज हाई, देन दिस क्वेश्चन हैज टू बी अटेम्प्टेड एंड आंसर इज डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 74, with reference to forest carbon partnership facility, with reference to forest carbon partnership facility, which of the following statements is or are correct? It is a global partnership of governments, businesses, civil society and indigenous people. आपको इतनी बार बताया कि जब भी कोई ऐसा ग्लोबल इनिशिएटिव होता है तो उसमें ये सारा होता है, पीपीपी मॉडल होता है। ये कोई भी गलत नहीं होता है, इसको गलत करना बहुत मुश्किल है कि सारे इन्वॉल्व हैं। हाँ, सारे ही इन्वॉल्व होते हैं। अगला है, it provides financial aid to universities, individual scientists and institutions involved in scientific forest research to develop eco-friendly and climate adaptation technologies for sustainable forest management. गोल क्या है, किनको पैसा देता है, यूनिवर्सिटीज को। It assists the countries in REED+, reducing emissions from deforestation and forest degradation efforts by providing them financial and technical assistance. भाई फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी है, फॉरेस्ट को बचाना है तो REDD में वही काम आता है, फॉरेस्ट को डिफोरेस्टेशन रोकना। अब इसको पैसा देता है कि लोग कंट्री को पैसा देता है, ये डाउट है। आपको पक्का पता है 3 स्टेटमेंट है, तीनों तो सही नहीं होंगे, मैं डी मार्क नहीं करूंगा। पहली पक्का सही है तो आंसर क्या है, आंसर बचता है ए और सी में से। तीनों सही नहीं है, पहली पक्का सही है, ए या सी। और आपको पता है कि या तो कंट्री को पैसा देता होगा या यूनिवर्सिटी को पैसा देता होगा। और आपने देखा बचता क्या, ए और सी। अगर मैं दोनों में से दोनों गलत नहीं मारूंगा, एक तो पक्का सही होगा। उसने क्या बनाया है, एक सही रखी होगी, एक गलत रखी होगी। तो इसमें से हमने माना कि यूनिवर्सिटी को पैसा नहीं देता है, बिकॉज ऑप्शन क्या है, ए 1 है या 1 3 है। तो बचा क्या 1 एंड 3। तो आंसर क्या है, सी इज द आंसर। तो आपने देखा कि भाई तीनों स्टेटमेंट तो सही नहीं है, बिकॉज पहली तो सिंपल फिलोसॉफिकल है, दोनों क्या है, बाकी 2 एंड 3 आर फैक्चुअल। अब दोनों सही नहीं होंगी, एक पक्का गलत होगी, 1 पक्का सही है। तो बचता कौन सा है, साथ में 3 है, 1 एंड 2 ऑप्शन भी नहीं है। तो आंसर क्या है इसका, सी। कौन सी अभी क्लासिकल लैंग्वेज रिसेंट ऐड की गई थी, 2015 की बात है। द लेटेस्ट लैंग्वेज दैट हैज बीन एडेड वाज उड़िया इज द लैंग्वेज। तो वो है ए इज द आंसर। ये तो आप पढ़ते होते हैं कौन सी लैंग्वेज को ऐड किया गया है। With reference to an organization known as BirdLife International, which of the following statements is or are correct?
बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। भाई एमनेस्टी इंटरनेशनल पढ़ा था आपने, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल भी कैसा होगी, एनजीओ होगी। तो इट इज अ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ग्लोबल है, कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन की पार्टनरशिप है, एनजीओ, बिल्कुल सही। द कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन, कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का आइडिया दिया। भाई ये बर्ड के बारे में बात कर रही है, तो यहां से ये कैसे आइडिया आएगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? ये तो सिर्फ बर्ड्स की बात कर रही है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में वो बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, ना कि बर्ड्स की बात करते हैं। तो दूसरा तो वैसे ही गलत है। बचा क्या, 1 या 1 एंड 3? थर्ड देखते हैं। इट आइडेंटिफाइज द साइट्स नोन एज इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज, बिल्कुल सही, बर्ड से लिंक्ड है। तो आंसर क्या है, 1 एंड 3, सिंपल 1 एंड 3। ये क्यों सही नहीं है? बिकॉज ये बर्ड इंटरनेशनल है, ये बर्ड की बात कर रहा होगा, ना कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट तो कहां से डिसाइड होते हैं? उस एरिया की जितनी भी कैपेसिटी है, कितनी वो बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट कर रहा है, उसमें बर्ड भी आएंगे, एनिमल्स भी आएंगे, फ्लावर्स भी आएंगे, सब कुछ आएगा उसमें। तो बर्ड लाइफ कैसे उसको डिक्लेयर करेगी? नेक्स्ट इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज अ टीक इज डोमिनेंट? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। टीक कहां पे आता है? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, दैट इज ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो आंसर इज गोइंग टू बी ए। 79, बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन ऑफन सीन इन न्यूज is the Beijing Declaration and Platform for Action often seen in news is a strategy to tackle the regional terrorism and outcome of the meeting of the Shanghai Cooperation Organization, a Beijing Declaration and Platform for Action। अब ना एक चीज समझ लें, this was the initiative for, बहुत ही पुराना इनिशिएटिव है ये। एक हो ना कि आज न्यूज में हो, 15 में था, बहुत ही पुराना इनिशिएटिव था। और बीजिंग डिक्लेरेशन से आपको जान के शंघाई से लिंक करवाया है, बहुत सारी चीजों से किया है। अब आपको कैसे पता बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन कि वो क्लाइमेट चेंज से लिंक्ड है, टेररिज्म से लिंक्ड है, वुमेन से लिंक्ड है, क्या वो वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग से लिंक्ड है? तो ये करना बड़ा मुश्किल है। कोई नाम में कोई भी नहीं है, बस ऑब्जेक्टिव पूछा है, बीजिंग दिया है बस। तो इसका करना, स्किप करना बनता था। आंसर इसका क्या है? एजेंडा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, बट दिस क्वेश्चन हैज टू बी स्किप्ड बिकॉज आपको नहीं पता भाई वर्ल्ड लाइफ मतलब वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग है, वुमेन है, टेररिज्म है, या आपका सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ है। हमें क्या पता? सिर्फ वर्ड बीजिंग से तो नहीं बता पाएंगे। ईच डे इज मोर और लेस द सेम, कहां पे डे कांस्टेंट रहते हैं, ऐसा नहीं है कि रातें लंबी हो गई हैं और दिन छोटे हो गए हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया, आपका दिमाग खड़कना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा, इक्वेटोरियल, क्योंकि ना तो सवाना में, ना मॉनसून में, ना मेडिटेरेनियन में ऐसा होता है। आगे पढ़ लेते हैं। द मॉर्निंग इज क्लियर एंड ब्राइट विद सी ब्रीज एज द सन क्लाइम्स हाई, हीट माउंट्स, डार्क क्लाउड्स, रेन। मतलब कौन सी रेनफॉल है ये? कन्वेंशनल रेनफॉल। वो कहां पे होती है? इक्वेटर में। आंसर इज बी। वो पहले ही क्लियर हो गया था जब लिखा था ईच डे इज ऑलमोस्ट सेम, वो इक्वेटोरियल रीजन में होता है। 81, क्वेश्चन नंबर 81, with reference to the Indian economy, consider the following statements. The real rate of growth of real gross domestic product has steadily increased in last decade. पहले बार बताया कि जब भी क्वेश्चन आए steadily increased in last decade. Rate of growth मतलब आज 10% है, फिर 11, फिर 12, फिर 15। ग्रोथ रेट तो हमेशा नहीं बढ़ा है। ग्रोथ रेट तो क्या है? डिप भी आया है। The gross domestic product at market prices has steadily increased. अब मुझे बताएं, अगर दोनों में से मार्क करना है तो आपको यह पता ना कि रेट हमेशा नहीं बढ़ा है, हाँ जीडीपी हमेशा बढ़ी है। मतलब हमारी, ये कह रहा है कि हमारी जीडीपी आज तक कभी नेगेटिव नहीं गई है। इन द लास्ट डिकेड, 2015 में बोला था कि आज तक, पिछले 2005 से लेके 15 तक हमारी जीडीपी कभी नेगेटिव नहीं गई एनुअली। हाँ हमारी ग्रोथ रेट कम हुई है, जीडीपी कभी नेगेटिव नहीं गई है। अब आपको अगर यह पता होता कि रिसेशन के टाइम पे भी इंडिया की जीडीपी कम हुई थी, ग्रोथ रेट नेगेटिव नहीं हुई थी। नेगेटिव का मतलब होता है 100 जीडीपी है, 90 हो गई है एब्सोल्यूट टर्म्स में, ग्रोथ नेगेटिव हो गई है। तो हमारी ग्रोथ रेट रही पॉजिटिव है, कम ज्यादा, पर एब्सोल्यूट नंबर में हमेशा क्या रही है? पॉजिटिव रही है। अगर आपको पता होता कि रिसेशन के टाइम पे भी हमारी जीडीपी कभी चाहे 1% थी, पर थी वो पॉजिटिव, कभी नेगेटिव नहीं हुई है। तो उस सेंस में ये क्या है? सही है। तो आंसर इज बी। द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट इन इंडिया कैन बी लार्जर इन साइज देन हाफ ऑफ द असेंबली ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। काउंसिल का साइज फिक्स होता है, मतलब फिक्स मतलब वो असेंबली के साइज पे मैटर करता है, पर वो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? उन्होंने बोला 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मोर देन हाफ ऑफ द। तो यही होता है कि असेंबली काउंसिल का साइज क्या होगा कि कुछ नंबर से कम नहीं होना चाहिए और हाफ ऑफ असेंबली से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम क्या होगा? हाफ ऑफ असेंबली। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट नॉमिनेट्स चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट।
द गवर्नर ऑफ अ स्टेट नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। अब मुझे बताएं कि काउंसिल का चेयरमैन इन केस ऑफ इन सेंट्रल लेवल पे राज्यसभा का वाइस प्रेसिडेंट होता है, उसके इलेक्शंस होते हैं। इसके चेयरमैन को अगर आपने कभी पढ़ा हो तो एक सेकंड पहले एक सेकंड, हाँ आप सही कह रहे हैं, सॉरी। द काउंसिल ऑफ इंडिया कैन बी लार्जर, यहां लिखा कैन बी लार्जर इन साइज देन हाफ ऑफ असेंबली। यहां पे वर्ड है कैन बी लार्जर, इट कैन नॉट बी लार्जर। तो यहां कैन है तो ये गलत हो जाएगा ना, हाफ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कह रहे हैं हाफ से ज्यादा हो सकती है, तो दिस इज रॉन्ग इन दैट सेंस। ओके दिस इज रॉन्ग हो जाएगा ना ये। और भाई चेयरमैन को क्यों गवर्नर करेगा नॉमिनेट, वो तो हाउस का काम है ना, हाउस अपने आप इलेक्ट कर लेगा बंदे को। दोनों गलत हैं, नाइदर 1 and 2। वहां पे लिखा है कैन, आंसर क्या, कैन नॉट। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज प्रोविजन मेड इन। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये कहां पे लिखा है, प्रियम्बल में लिखा है। ये एग्जैक्ट वर्ड है सेमीकोलंस में। ये वर्ड एग्जैक्ट कहां मिलता है आपको, फंडामेंटल राइट्स में नहीं मिलता है, डीपीएसपी में नहीं मिलता है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं आपकी सिटीजन की कि आपको ये चीज इंश्योर करनी है। तो इसका आंसर क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज, कि एक इंसान को, सिटीजन को यूनिटी एंड इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को अपहोल्ड करना है। प्रियम्बल में यूनिटी एंड इंटीग्रिटी वर्ड लिखा है, पर ये लाइन नहीं लिखी है टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी। वहां सॉवरेन वर्ड कहां पे लिखा है, स्टार्टिंग में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist democratic republic। ये एग्जैक्ट लाइन कहां लिखी होगी, फंडामेंटल ड्यूटीज में, ना राइट्स में ना डीपीएसपी में, क्योंकि किसी इंसान को बोल रहे हैं ऐसा करो। अगला है which one of the following is the best description of a ecosystem। क्या होता है भाई, सिंपल वर्ड इकोसिस्टम। व्हाट इज इकोलॉजी, इकोसिस्टम इज नथिंग बट कोई उस एरिया में इंटरेक्शंस की बात होती है इकोलॉजी, और उस एरिया में जो कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उसे बोलते हैं इकोसिस्टम। अगर कोई इकोसिस्टम, हमारा डेजर्ट इकोसिस्टम है, वो क्या होता है, उस इकोसिस्टम में कौन से ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, दैट इज नथिंग बट इकोसिस्टम। उनके इंटरेक्शंस को पढ़ना इज कॉल्ड एज इकोलॉजी। तो कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। अगला है 85, द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज टू इंश्योर which among the following people's participation in development, political accountability, democratic decentralization and financial mobilization। हमने क्यों किया था पंचायती राज सिस्टम, ताकि पावर लोगों के पास आए, पावर सेंट्रलाइज ना हो, क्या हो, डिसेंट्रलाइज। तो वर्ड कहां पे है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। 3 पक्का सही है, तो 3 सही है, तो बचा क्या, 1 2 3 1 3 या 1 2 3 4। पीपल पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट, पंचायती राज में पीपल आर द पार्टिसिपेंट इन गवर्नेंस, तो 1 इज करेक्ट, 1 and 3 आर करेक्ट, तो बचता है 1 2 3 1 3 या 1 2 3 4। फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन एंड पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, भाई फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन क्या मतलब नहीं है, हमने जो पंचायती राज लेके आए थे इसका ऑब्जेक्टिव पैसा इकट्ठा करना नहीं था। पंचायती राज का काम पैसा इकट्ठा करना नहीं है, तो आंसर क्या है, डी तो नहीं है। क्या बचा, 1 2 3 या 1 3, वो है पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। अब आप ना इसको आंसर पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी मार्क कर सकते हो, क्योंकि जितना क्या होगा, लोगों के पास पावर आएगी, सरकार की अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आंसर आप क्या मार्क करोगे इसका, ए 1 2 and 3। पर यूपीएस ने आंसर दिया 1 and 3, उसने इसका आंसर 2 नहीं माना पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि उसने बोला कि ये 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमने कहां पे लिखे हैं, पंचायती राज वाले एक्ट में लिखे हैं, हमारा गोल यही है। तो ऑफिशियली गोल्स ये हैं, पर अगर लॉजिकली देखें तो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी भी आता है, तो आंसर 1 2 3 भी बनता है। पर हम क्या मारेंगे, 1 2 3, डरेंगे नहीं। पर आंसर क्या है इसका, 1 and 3, बिकॉज ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के बेसिस पे है। तो वो तो हम कभी पता भी नहीं कर पाएंगे, कौन पढ़ता है जाके पंचायती राज का डॉक्यूमेंट, उसमें कौन से वर्ड लिखे हैं कौन से नहीं लिखे हैं। लॉजिक के बेसिस पे तीनों आ रहे हैं, 1 2 and 3। 86, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, पब्लिक डेट एंड पब्लिक रेवेन्यू, विच ऑफ द अबव इज आर कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के कौन कौन से कंपोनेंट है भाई, आपको सिंपल पता है ना, पब्लिक डेट तो, पब्लिक रेवेन्यू तो फाइनेंशियल पॉलिसी की बात है, बैंक रेट एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस ये मॉनेटरी पॉलिसी है, ये आरबीआई का काम है, बाकी काम आरबीआई का नहीं है। पब्लिक डेट भी आरबीआई संभालता है, पर वो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इट इज पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, जो आरबीआई को काम दिया गवर्नमेंट ने। तो इसका आंसर क्या है, 1 and 2। 86 का आंसर क्या है, सी इज द आंसर, 1 and 2। विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली, नो, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आरबीआई। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नो रोल इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, बिल्कुल गलत। डिक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है तो मनी सप्लाई कम करनी पड़ेगी ऑफ कोर्स, ताकि क्या हो, डिमांड क्या हो जाए, कम हो जाए। सी इज द आंसर, इंक्रीज मनी सर्कुलेशन। अब सी एंड डी आर ऑपोजिट टू ईच अदर, आंसर विल बी 1, तो कौन सा है वो, सी इज द आंसर,
तो 87 का आंसर इज सी। अगला 88, ये है कंट्री दी हुई है 5, विच अमंग द अबव आर न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स एज रिकॉग्नाइज्ड बाय एनपीटी। भाई इंडिया को एनपीटी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है क्योंकि इंडिया एनपीटी का पार्टी नहीं है, तो थर्ड तो वैसे ही गलत हो गया है। बचा क्या है 1 2 या 2 4 5? 1 देखो चाइना है, 2 तो है ही फ्रांस, 4 5 ये तो वैसे ही नहीं है इजराइल पाकिस्तान। भाई हमने इंडिया इजराइल पाकिस्तान को कभी एक्सेप्ट नहीं किया एनपीटी ने, क्योंकि भाई आप देखें इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनपीटी, इजराइल इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनपीटी, तो इनको रिकॉग्नाइज करने का मतलब ही नहीं है। वो 5 कंट्री हमें पता है, तो आंसर क्या है इसका, चाइना एंड फ्रांस। तो आंसर इज सिंपल ए। 88 का आंसर क्या है ए। ये आप नाम देख के बता देते इनको रिकॉग्नाइज क्यों करेंगे हम वेपन स्टेट्स, वो 5 हैं जो हमने, तभी तो इंडिया ने साइन नहीं किया एनपीटी। 89, 88 हो गया 89। आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट कहां पे लिखा है भाई, साफ साफ लिखा है डीपीएसपीज में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आंसर इज बी। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ स्टील फॉर वुडन प्लॉ इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। अगर हमने स्टील को प्लॉ से ले आए वुडन प्लॉ से, इसका मतलब क्या है, हम लेबर ऑगमेंट कर रहे हैं या कैपिटल ऑगमेंट कर रहे हैं? ऑफ कोर्स हम लेबर को बढ़ा रहे हैं, तो आंसर क्या है इसका, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ स्टील फॉर वुड, मतलब वुडन से हमने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट स्टील कर दिया। तो अगर वुड से स्टील जा रहे हैं तो लेबर को बढ़ा रहे हैं, कैपिटल को बढ़ा रहे हैं, कैपिटल को बढ़ा रहे हैं, तो कैपिटल ऑगमेंटिंग। स्टील को सब्स्टिट्यूट नहीं किया है, स्टील ने सब्स्टिट्यूट किया है किसको, वुडन ब्लॉक को, तो आंसर इज कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। देयर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज, आपको 500 बार पहले बताया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम का सिंपल गोल है अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। तो कहां पे अकाउंटेबिलिटी, सिंपल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। 91 का आंसर इज डी। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 92। H1N1 वायरस उस टाइम फैल रखा था, अब आपको नहीं पता है, अब हांटा वायरस चल रहा है, तो वायरस को देख लें क्या H1N1 वायरस है। उस टाइम जो ये वायरस था वो किससे एसोसिएटेड था, स्वाइन फ्लू से एसोसिएटेड था, तो अभी नहीं पता होगा आपको ये। विद रेफरेंस टू बायो टॉयलेट्स यूज्ड बाय इंडियन रेलवेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द डिकम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन वेस्ट इन द बायो टॉयलेट्स इज इनिशिएटेड बाय अ फंगल इनकोलम। वो बैक्टीरिया है, फंगल है, हमें क्या पता भाई, कुछ भी हो सकता है। Ammonia and water vapor are the only end products in this decomposition which are released into atmosphere. Water vapor और अमोनिया और कोई इसका कोई वेस्ट नहीं होता है। अब मुझे आप सिंपल सा क्वेश्चन बताएं, इसमें फंगल है, बैक्टीरिया आपको नहीं पता है, तो आप कैसे करेंगे? अब बस आपको ये पता है कि इसमें डिकम्पोजिशन फंगी से होती है या बैक्टीरिया से, डाउटफुल है। दूसरा, अमोनिया एंड वाटर वेपर आर द ओनली एंड प्रोडक्ट्स, और कोई एंड प्रोडक्ट है नहीं इसका, अमोनिया या वाटर, कोई और गैस भी इसका एंड प्रोडक्ट नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है? तो ये तो पक्का गलत है। सेकंड इज इनकरेक्ट, बचा ए या डी। अब आपको देखना है फंगल को लगाना है कि नहीं लगाना है। आप क्या सोचते हैं, एक स्टेटमेंट गलत है, मैं लगा देता हूं, फंगल को सही मान लेता हूं क्योंकि यहां पे खेला, यहां पे नहीं खेला होगा, पर यूपीएस ने दोनों में खेला। आंसर इज डी। आप अगर ए मार्क करके आते, आंसर डी होता, कोई दिक्कत नहीं थी, पर आंसर ए और डी में से एक था। तो यहां पे वर्ड क्या है, ओनली एंड प्रोडक्ट्स। अमोनिया एंड वाटर वेपर आर द नॉट द ओनली एंड प्रोडक्ट्स, और भी इसमें क्या होते हैं, एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। अगला देखें, द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी इज रिलेटेड टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ। जब इंटरनेशनल लिक्विडिटी मतलब क्या है, डॉलर डॉलर वाली चीजें नहीं है इसमें, डॉलर एंड अदर हार्ड करेंसी नहीं है, गोल्ड सिल्वर की बात नहीं होती। इंटरनेशनल लिक्विडिटी मींस द करेंसीज विच आर वेरी इजिली एक्सेप्टेड इन द इंटरनेशनल इकोनॉमी। वो क्या है, डॉलर्स एंड अदर हार्ड करेंसीज। 94 का आंसर क्या है, सी। अब नेक्स्ट 95 का आंसर क्या है। 95 क्वेश्चन कह रहा है, विद रेफरेंस टू द fuel cells in which hydrogen rich fuel and oxygen are used to generate electricity, consider the following statements. If pure hydrogen is used as a fuel, the fuel cell emits heat and water as byproducts. अगर आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन यूज की, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, क्या निकलेगा, वाटर वेपर निकलेगा, और तो कुछ निकलने वाला है नहीं है। If pure hydrogen is used as a fuel, the fuel pure लिखा ना वहां पे, और हाइड्रोजन का कोई मिक्सर नहीं है, अकेला हाइड्रोजन ही है, तो हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाएगा, वाटर वेपर, और कुछ निकलेगा ही नहीं, हीट निकलेगी और वाटर वेपर, और निकल के चांसेस नहीं है, क्योंकि क्या है, वो प्योर हाइड्रोजन है और उसमें कोई भी क्या है, मिक्सचर नहीं है, तो बिल्कुल लॉजिकल है। तभी वर्ड क्या ऐड किया, प्योर ऐड किया है, ताकि डिबेट ना खड़ी हो जाए। फ्यूल सेल्स कैन बी यूज फॉर पावरिंग बिल्डिंग्स एंड नॉट फॉर स्मॉल डिवाइसेस। भाई आपको फ्यूल सेल डालने हैं, आप जो मर्जी चलाएं, अगर बिल्डिंग चला रहे हैं तो लैपटॉप चलाने से कौन रोक रहा है आपको, तो 2 तो गलत है, बचा क्या, 1 and 3। फ्यूल सेल्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ एसी। भाई फ्यूल सेल्स जो इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, मुझे आप बताएं, आपके जो नॉर्मल बिजली होती है वो एसी होती है, आपको उसको डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है तो मतलब अगर आप फ्यूल सेल लगा रहे हैं और लैपटॉप से जोड़ दिया आपने, पावर कर लिया क्या बिल्डिंग्स, तो वो डीसी जनरेट करेगा, एसी डीसी करेगा ना भाई, तो आपको फिर एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फ्यूल सेल्स तो डीसी में कन्वर्ट करते हैं, जो सेल्स होती हैं बैटरीज वो डीसी में कन्वर्ट करती हैं, एसी में नहीं करती हैं। तो आंसर क्या है, 1, 3 भी गलत हो गया है, तो आंसर क्या है,
1। आपको पता लग गया ना कि जो भी होता है हमारा फ्यूल सेल्स वो डायरेक्टली यूज होते हैं। डायरेक्टली कौन सा करंट यूज होता है? डीसी, ना कि एसी। कलमकारी पेंटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। कलमकारी पेंटिंग आर्ट एंड कल्चर में बहुत बार पढ़ते हैं। इसका आंसर इज सिंपल, इट इज बेसिकली अ कलमकारी इज अ पेंटिंग विच इज ऑफ अ साउथ इंडिया। और साउथ इंडिया यहां लिखा है, इतना ब्रॉड लिखा है। नॉर्थ ईस्ट, हिमालय, नॉर्थ वेस्ट, इतना पता ना। कलमकारी यू स्टडी विद रिस्पेक्ट टू साउथ इंडिया के साउथ की ये पेंटिंग है, तो भी हो जाता है। कौन सी स्टेट है? यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट इज 97, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द बेस्ट डिस्क्राइब्स द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीड विलेज। सीड विलेज का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? 4 स्टेटमेंट है, एक पकड़नी है, आराम से पकड़ लेंगे, कोई बड़ी इशू नहीं है। आप कहीं ना कहीं झूठ बोला होगा, हमसे वो पकड़ा जाएगा। अब देखिए इसको, encouraging the farmers to use their own farm seeds and discourage them to buy the seed from others। सीड विलेज, यार विलेज कहां से आया? सीड फार्मर की बात हो रही है, विलेज का आइडिया आया। इन्वॉल्विंग द फार्मर्स फॉर ट्रेनिंग इन क्वालिटी सीड प्रोडक्शन एंड देयरबाय टू मेक अवेलेबल क्वालिटी सीड्स टू अदर्स एट एप्रोप्रिएट टाइम एंड अफोर्डेबल कॉस्ट। यहां पे कम्युनिटी की बात हो रही है ना, बी ऑप्शन में ए पे काम हुई है। अगला, ईयर मार्किंग सम विलेजेस एक्सक्लूसिवली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड सीड्स। ऐसा नहीं है। सीड विलेज का आइडिया है कि जैसे हम होता है ना कि विलेज में लोग काम करेंगे सीड को लेके। ऐसा नहीं है कि कुछ विलेज को कुछ सीड दे दिए तो काम खराब हो जाएगा ना। इट इज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ कि सभी को मिले। आइडेंटिफाइंग द एंटरप्रेन्योर्स इन विलेजेस एंड प्रोड्यूसिंग देम टेक्नोलॉजी एंड प्रोवाइडिंग देम टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस टू सेट अप सीड कंपनीज। सीड विलेज का आइडिया है फार्मर्स इन अ पर्टिकुलर विलेज हेल्प ईच अदर फॉर सीड्स। वो कहां पे लिखा हुआ आइडिया? बी में लिखा हुआ है, तो आंसर क्या है इसका? बी। 98, there has been a persistent deficit budget year after year, which of the following actions can be taken। भाई मुझे एक चीज बताएं, ये क्वेश्चन मुझे लगता है बार बार रिपीट, पहला भी सेम क्वेश्चन आया था। हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करेंगे, न्यू वेलफेयर स्कीम्स को कम करेंगे, तो सेकंड तो नहीं है। सेकंड नहीं तो क्या बचा? 1, 3 एंड 1। 3 देखो, रैशनलाइजिंग सब्सिडीज। हाँ, सब्सिडीज को क्या करोगे? रैशनलाइज करोगे, सही लोगों को दोगे जिनको चाहिए। 1 एंड 3 आर करेक्ट, आंसर इज 1 एंड 3, ए इज द आंसर। तो 98 का आंसर क्या है? ए। सेम क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड इन द पास्ट ईयर ऑल्सो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द जीआई इंडिकेटर्स। अब आपको ना ये जीआई इंडिकेटर्स थोड़ा देख के याद आते हैं तो ठीक है, नहीं तो क्या करोगे? जैसे बनारस ब्रोकेड्स एंड साड़ीज, राजस्थानी दाल बट्टी चूरमा, तिरुपति लड्डू। अब ये आपको आता है तो आता है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, कोई स्कोप नहीं है आपको। तो पता लगा तिरुपति लड्डू तो न्यूज में भी रहता है, रिलीजियस भी है। बनारस साड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप सुनते हैं। 1 एंड 3 तो करेक्ट है ही है। 2 का पता नहीं, राजस्थानी दाल बट्टी चूरमा वैसे खाने के लिए बड़ा फेमस है पर जीआई नहीं है ये, तो आंसर क्या इसका? 1 एंड 3। वेरी रिस्की क्वेश्चन। आप कर लेते, तिरुपति लड्डू आप सुनते हैं, बनारसी साड़ी आप सुनते हैं, 1 एंड 3 पहुंच जाते। 1, 3 या 1, 2, 3 में क्या करते? आपको लगता कि हाँ भाई राजस्थानी दाल बट्टी चूरमा खाने के लिए फेमस है, तो क्या पता जीआई मिला हो तो डी लगा देते, पर आंसर क्या? सी डी में से एक आता। लास्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, REDA, which of the following statements are correct? It is a public limited government company, it is a non banking finance company। अब ना ये क्वेश्चन कि IREDA, इट इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी और इट इज अ पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी। अब ये थोड़े बड़ा ही फैक्चुअल है। अब आप कहेंगे भाई मुझे क्या पता ये NBFC है, मुझे क्या पता ये पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है। हाँ, नाम से पता लग रहा है IREDA गवर्नमेंट की कंपनी है, पर पब्लिक लिमिट है। तो आप सोचेंगे हाँ भाई गवर्नमेंट की है, और गवर्नमेंट की प्राइवेट लिमिटेड तो होती नहीं है, पब्लिक लिमिटेड होगी। तो आपने सोचा बिल्कुल सही बात है, REDA ये एजेंसी है, गवर्नमेंट की है, पब्लिक होगी, बात सही है, 1 सही है। अब 2 फैक्ट्स हैं तो मैं क्या लगाऊंगा? ए लगाऊंगा, दूसरा गलत होगा। तो आपने ए लगाया पर ये गलत है, आंसर क्या इसका? सी है। दोनों फैक्ट्स क्या सही हैं, पर आप क्या लगा के आओगे ये सोच के कि पहला तो बड़ा लॉजिकल है, पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी, बट दूसरी स्टेटमेंट भी फैक्चुअल है, तो मैं दोनों में से एक सही मानूंगा, तो क्या मार्क करूंगा? ए, पर आंसर सी है। डरना नहीं है, पर हमारा पैटर्न कहता है हम ऐसे चलेंगे, 3-4 क्वेश्चन गलत होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वी हैव डन विद द पेपर 2015 का पेपर। नाउ वी विल डू 2025 का पेपर इन नेक्स्ट 2 सेशंस। आई होप अब आपके सारे पैटर्न्स क्या होंगे? बन गए होंगे। नाउ वी विल अप्लाई दैट पैटर्न इन 2025 का पेपर। ठीक है, तो अब जो हमने अभी तक किया है 2024 से लेके 15 तक, इसको बार बार देखें, फिर 25 वाला पेपर तब देखें जब आप इन सभी लेक्चर्स को लगा लेंगे। देन योर कॉन्फिडेंस विल बूस्ट। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द डिस्कशन ऑफ 2025 का पेपर, ताकि आपका पूरा का पूरा डम सीरीज का जो हमने माइंडसेट बनाया है वहां पे अप्लाई करके देखें और कॉन्फिडेंस को और बढ़ाएं। थैंक यू सो मच।